ना इमरान खान की रिहाई की तहरीक के ऊपर बात हो रही है, ना हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बात हो रही है, ना वफाकी बजट के ऊपर बात हो रही है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आने वाला है, कुछ ही दिनों की दूरी पर है, अब ना उसके ऊपर फोकस है। फ़र्ज़ करें इन्हीं लड़ाई झगड़ों के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सुना दिया जाता है कि जनाब मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई से लेके किसी और को दे दी जाती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से इग्नोर होगा जैसे गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान का हाई प्रोफाइल केस इग्नोर हुआ, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, या बहुत कम लोग कर रहे हैं कि जनाब थर्ड टाइम ये केस अडजर्न हो गया, किसी को पता नहीं है कि उस केस की अगली हेयरिंग कब है, उसकी समाअत कब है, लेकिन सब इसके ऊपर फोकस है कि अदालत के बाहर जो सारा कुछ एपिसोड हुआ। अली अमीन गंडापुर के ऊपर तो चलो वो सीएम है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, बहुत सारी चीज़ों की इल्ज़ाम भी उनके ऊपर आता है। लेकिन जिस तरह केपी के नौजवान सियासतदानों को भी टारगेट किया जा रहा है जो कि फ्रंट फुट पे लीड करते हुए दिखाई दिए हैं, शाहिद खट्टक हो, मीना खान अफरीदी हो, सुहेल अफरीदी हो, अगर ये लोग भी आपकी नज़र में कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, अली अमीन गंडापुर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, उनके ऊपर तो चलो मैं कह रहा हूँ उन्होंने माजी में गलतियाँ की हैं, कुछ गलत फैसले हुए हैं उनसे, उनको साइड पे रखिए। लेकिन अगर सारे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, एमएनएस भी, एमपीएस भी, तो फिर पीछे बचा कौन है? फिर तहरीक किसने चलानी है? ये थोड़ा सा सिलसिला रोकना पड़ेगा। अभी मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कल रात से बात हो रही है, बहुत सारे लोग अपसेट है कि ये चल क्या रहा है पार्टी में, ऐसे पार्टी ने चलना है, अगर तो ये इसी तरह से चलनी है तो फिर मुश्किल सूरत हाल है। खैर, इस सारी सूरत हाल में एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई गुज़िश्ता 24 घंटों में। मैं इसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा था कि ज़रा आपको कंफर्म मालूमात बता सकूं, क्योंकि ख़बर बड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हर तरह से वेरीफाई करूं, ऑथेंटिक अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वही आपके साथ शेयर करूं। तो खैर, उसको मैंने वेरीफाई कर लिया। ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी क़यादत को साफ इनकार कर दिया गया, साफ वाज़े अल्फाज में इनकार किया गया। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये जो पार्लिमानी कमेटी का या बजट मंजूरी के हवाले से जो भी डिसीजन हुआ, उसकी एक प्रेस रिलीज़ तैयार हुई, और वो प्रेस रिलीज़ पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डाली गई। तो मैंने ये कहा कि मुझे लगता ये है कि शायद ये कहा गया होगा पीटीआई के ऑफिशियल लोगों को कि इसको आप ट्वीट कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बट मैं इसकी कंफर्मेशन चाहता था ज़रा, ताकि इसको मज़ीद वेरीफाई किया जा सके। तो यस, ये हुआ है, एग्जैक्टली हुआ है, मैंने वेरीफाई कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में से रब्ता किया गया पीटीआई ऑफिशियल टीम से, और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि ये ट्वीट जो है ये पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दी जाए। लेकिन आगे से वो भेज दिया गया इमरान खान का पैगाम उनको, जो उनके ट्वीट में था, इमरान खान ऑफिशियल के ट्वीट में था कि ये बजट मेरी मंजूरी के बगैर पास नहीं होगा। तो वो ट्वीट उनको भेज दिया गया, जनाब इमरान खान साहब की ये डायरेक्शन है और आपका जो मामला है ये इससे टोटल निगेट कर रहा है, इसलिए इसको उन्होंने पोस्ट नहीं किया। मैंने फिर वेरीफाई किया कि क्या यहाँ से रिक्वेस्ट गई थी और क्या ये वाकई कम्युनिकेट हुआ है, और एग्जैक्टली यहाँ से रिक्वेस्ट गई, वहाँ से इनकार हो गया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पहली बार पाकिस्तान में मौजूद जो मरकज़ी क़यादत है उसको इनकार किया गया है, और एक स्टैंड लिया गया कि जनाब ये इमरान खान के नज़रिए के अकॉर्डिंग नहीं है एग्जैक्टली, तो इसलिए हम इसको पोस्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि शायद बार बार पीटीआई के यहाँ के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि इमरान खान का कम से कम जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान में हो, उसका कोई एक्सेस पाकिस्तान में हो। लेकिन अब तक के इस पूरे टाइमलाइन में जो चीज़ हमने देखी है कि मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी कि उनका लॉगिन एक्सेस जो है इमरान खान के ट्विटर का या पीटीआई के ट्विटर का वो पाकिस्तान आ सके, क्योंकि जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ सोशल मीडिया टीम पर, अगर पाकिस्तान में उसका एक्सेस होता तो वो यकीनी तौर पे कंप्रोमाइज़ हो चुका होता। इसलिए ये बाहर ही है और इसके ऊपर सॉलिड स्टैंड लिया गया है। पता नहीं ये कब तक जारी रहेगा, या वक्ती तौर पे है, या इन द लॉन्गर रन रहेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी सोर्स से कर सकते हैं। मैंने चूँकि ज़िम्मेदारी से इसको चेक किया, इसलिए मैं आपको ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मीनवाइल टेलीविज़न पर कुछ तबसरे चलना शुरू हो गए हैं कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से कि जैसे ही मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आएगा, एक तो 27वीं तरमीम की तरफ मामला बढ़ेगा, और दूसरा केपी में भी रजीम चेंज के लिए सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और हिंट ये किया जा रहा है कि जनाब केपी में एक पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा,
और JUI के लोग मिलेंगे एंड वहाँ पर अली अमीन गंडापुर को हटाया जा सकता है और उनकी जगह JUI का वज़ीर आला लाया जाएगा। तो ये इस तरह की खबरें अब टीवी चैनल्स के ऊपर फ्लोट होने लगी हैं। आमिर इलियास राना साहब ने ये पूरा तबसरा कर दिया कि जनाब आने वाले दिनों का ये नक्शा हो सकता है। और आमिर इलियास राना कोई ऐसे साफ़ी नहीं है कि जो बस ऐसे ही बेपरकी उड़ा के चले जाएँ, ऑल्दो के वो एक साइड लेते हैं बहुत शदीद किस्म की, लेकिन ऐसे साफ़ी हैं जिनके पास मालूमात रहती है या कम अज़ कम हुकूमती हलकों में क्या चल रहा है इसके बारे में उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि इस तरफ सोचा जा रहा है कुछ हलकों में और रजीम चेंज की तरफ या अली अमीन गंडापुर को हटा के JUI का वज़ीर आला लाने की तरफ मामला जा रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि इमरान खान के पास KP में इस टाइम जो नंबर्स हैं और जो उनके MPs हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इस टाइम पोजीशन है। जिस तरह से लोग उनको खाली एक बजट पास करने के ऊपर लोगों ने पकड़ लिया कि जनाब आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ये किया कैसे, तो ये सारा कुछ करके तो उन्होंने किधर जाना है। तो बहरहाल बहुत मुश्किल काम है, बट स्टिल आपको अपने जो नज़रें हैं वो तो रखनी पड़ेंगी ना, अपने इंतज़ामात करने पड़ेंगे। सियासी सूरत हाल में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो इसलिए लड़ाइयाँ छोड़ के थोड़ा पॉलिटिक्स बेहतर करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा थोड़ी सी मिडल ईस्ट की सिचुएशन पे बात करते हैं। ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी, लोग कह रहे हैं कि यार इतनी अजीब सी सिचुएशन हो गई तो आप तो पॉलिटिक्स से ही थक गए हैं। तो खैर थोड़ी सी मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान मुमकिन तौर पर एक डील की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसकी फ़िलहाल ईरान ने तरदीद की है। वो जब इनका सीज़ फायर हुआ था उस वक्त भी उन्होंने तरदीद की थी, लेकिन बाद में सीज़ फायर हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मोतबर मैगज़ीन जो है वो ये ख़बरें लगा रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ एक ऐसी डील की तरफ जा रहा है जिसमें ईरान के ऊपर से एक तो पाबंदियाँ ख़त्म होने का इम्कान है, उनके जो $6 अरब के मुंजमद असासे हैं जो आलमी मालियाती बैंकों में पड़े हुए हैं वो असासे बहाल हो जाएंगे, वो अपना रिज़र्व यूज़ कर सकेगा क्योंकि उनको अच्छा खासा इस टाइम नुकसान हो चुका, तो उसको कंपनसेट करना चाहता है अमेरिका। तो एक तो उनके सारी पाबंदियाँ ख़त्म, वो तेल अपना फ़रोख्त कर सकेगा, उसका अल्टीमेट फ़ायदा शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान को हो, क्योंकि इस टाइम उन्होंने चाइना को तो अलाउ कर दिया कि ईरान अपना तेल जो है वो चाइना को फ़रोख्त कर सकता है और चीन जो है वो ख़रीद सकता है। तो पाकिस्तान तो उसका बिल्कुल नेबर कंट्री है ना, तो पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदी क्यों? पाकिस्तान को भी चाहिए कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वो कहे कि जनाब इतना तेल स्मगल हो रहा है, हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम ईरान से तेल ख़रीदें। तो ये एक चीज़ है जिसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। अगर ये हो गया, कोई ऐसी डील होगी जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपनी यूरेनियम की अफजोदगी फ़िलहाल रोक दे, बिल्कुल ना करे, कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम वो शुरू ना करे। हाँ, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चला सकता है। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या होता है कि आप बिजली घर बना सकते हैं, आप मेडिकल या ज़रूरी मामलात के हवाले से उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री के एतबार से उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या एटमी हथियार बनाने के लिए या जंगी साजो सामान के लिए नहीं। हाँ, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेरिका इस टाइम ये चाहता है, तो हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्तों में ये डील भी इनकी हो जाए। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो रिसेंट टाइम में नज़र आ रही है वो ये, जिसको द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी शाया किया है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं कि गज़ा में जंगबंदी अब हो जानी चाहिए, और इस जंगबंदी की सूरत में गज़ा का जो ख़ास तौर पे कंट्रोल है वो 4 अरब ममालिक के पास चला जाए, जिसमें UAE है और मिस्र है। मिस्र का चूँकि बॉर्डर लगता है रफ़ा क्रॉसिंग, तो ये 4 ममालिक, 2 ये और 2 और अरब ममालिक, शायद सऊदी अरब हो सकता है उसमें, या कोई एक आध और मुल्क कतर शामिल हो जाए, तो 4 अरब ममालिक के पास उसका कंट्रोल चला जाए और एक सेटलमेंट जो है वो कर दी जाए फ्यूचर के लिए। तो अगर गज़ा का मामला सेटल हो जाता है इन आने वाले 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। ईरान इसराइल जंगबंदी से भी ज़्यादा नुकसान या लोगों का एक तरह से कत्लेआम जो हुआ है वो गज़ा में हुआ है।